बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। गाजा के हालात दुनिया के सामने। हर एक शख्स को पता है कि वहां हो क्या रहा है, लेकिन बोल कितने लोग रहे हैं? और जो बोल रहे हैं उनकी आवाज क्या सिर्फ नक्कार खाने में तूती की तरह है, या फिर इसका असर भी होगा या हो रहा है? इसको कैसे पढ़ें और कैसे देखें? हमारे साथ मशहूर शायर और वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। गौहर साहब, स्वागत है आपका। बेहद शुक्रिया आदाब। सर, गाजा में जो हालात बने हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें त्रासदी ये कि लाशें गिर रही हैं और दुनिया कह रही है कि हम मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। लाशें गिरना बंद नहीं हो रही, बम गिरना बंद नहीं हो रहे, और लोग कह रहे हैं कि हम खाना पहुंचा रहे हैं, हम दवा पहुंचा रहे हैं, हम टेंट पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। दरअसल इन सब चीजों का इस्तेमाल तब होगा ना जब लोग जिंदा होंगे वहां पर। कैसे देखेंगे इसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। सवाल ये है कि दुनिया हम किसे कह रहे हैं? आपने कहा दुनिया देख रही है, दुनिया खामोश है। ऐसा है नहीं। गाज़ा हो, फ़लस्तीन कहें हम उसे, यहाँ जो जंग हो रही है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हुआ क्या? एक पूरा ऐसा माहौल पैदा किया 7 तारीख के बाद कि जैसे जो विक्टिम हैं, जिनके ऊपर ज़ुल्म ढाया जा रहा है और हम देख रहे हैं और सारी दुनिया उस ज़ुल्म को देख रही है, वही कातिल हैं। और ये माहौल बनाने में मेरे ख़्याल में दुनिया की के हर मुल्क का मीडिया शामिल था। और ये इतनी तैयारी के साथ किया गया था कि जैसे उन्हें पता था इज़राइल को कि 7 तारीख को क्या होने वाला है, और उन्होंने अपने सहयोगी, अपने मुआविन मुल्कों से ये पहले कह दिया था। जैसे तैयारी करके बैठे हुए हों बिल्कुल, कि हमें क्या कहना है और हमें क्या ढोल पीटना है, और वो ढोल इतनी ज़ोर से पीटा गया कि बहुत लोग बह गए उसमें। लेकिन बहुत जल्द दुनिया के अवाम हमें दिखाई दिया, और ज़्यादातर मुल्क, यानी 5-6 ताकतवर मुल्कों को छोड़ करके बाकी दुनिया के सारे मुल्क और इन मुल्कों के भी अवाम लाखों और करोड़ों की तादाद में दुनिया में फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए, फ़िलिस्तीन के साथ आज भी हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 के बाद जब आया, और हिटलर के पूजने वाले, जहां उनकी जड़ें मिलती हैं, यानी आरएसएस और हिंदू महासभा की बात कर रहा हूं मैं, वो लोग किस तरह से वहां जो कुछ हो रहा था उसमें इजराइल के साथ थे। यानी वो जब यहूदियों पर जुल्म ढाया जा रहा था, तो तारीख हमें ये बताती है कि वो ताली बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि हिटलर जो कुछ कर रहा है उसमें हमारे लिए बहुत सबक शामिल हैं, और गोलवालकर की किताब पढ़ के देख लीजिए, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं। और अब जब यहूदी जुल्म कर रहे हैं, तो वो उस जुल्म के साथ है हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में लगभग पूरी तरह से बैन लगाने के बावजूद कि कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना होने पाए, कोई एहतजाज ना दर्ज करे अपना, उसके बावजूद लगातार मुल्क के अलग-अलग कोनों में फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ हमदर्दी का इज़हार किया गया है, और उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए हैं, जगह-जगह शामिल हुए हैं। बंगाल और केरल में तो बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, लेकिन और शहरों में भी जगह-जगह हुए हैं। यानी कुछ सरकारें, कुछ मुल्कों की सत्ताधारी सरकारें, वो ज़रूर फ़िलिस्तीन के साथ हैं, अब वो ज़रूर इज़राइल के साथ हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर देश है। ये अलग बात है कि वो ताकतवर देश है, और उनकी सफ़ में, उनकी पंक्ति में
हमें आज हिंदुस्तान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये बदलाव बड़ा बदलाव था हमारे मुल्क के अंदर कि हम अब फासीवाद की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसका नतीजा यही है कि हम हर फासीवादी देश के फिस्तायत वालों के साथ उनकी पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मैं जब आपकी उम्र का था, उस वक्त हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान की सरकार दोनों ही खड़े दिखाई देते थे मजलूम के साथ। वो आज हमें नहीं दिखाई दे रहा। आज हम हर जालिम के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने मुल्क में जुल्म की हदों को जगह जगह पार कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये होना ही है, यानी इंटरनल पॉलिसीज का नतीजा हमेशा ये होता है कि वो एक्सटर्नल पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन दुनिया के अवाम का इतना बड़ा प्रेशर है अपनी सरकारों के ऊपर भी और हमारी सरकारों के ऊपर भी, कि मोदी ने जो शुरुआत के पीरियड में बयान दिया था, जो बेहद प्रॉब्लमैटिक बयान था, उसको उस पे कदम पीछे हटाने पड़े। न सिर्फ ये हुआ, बहुत जल्द हमें ये दिखाई देता है कि धीरे धीरे जो सरकारें आज भी साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं इजराइल के, उनके अवाम की प्रेशर की वजह से भी उन्हें कदम तो पीछे हटाने ही पड़े हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो न सिर्फ ये कि आइसोलेट हो गए हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेट होता जा रहा है इस मसले के ऊपर। तो आपने जो सवाल उठाया कि क्या सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, लोग जिंदा रहेंगे तब इमदाद का कोई मतलब होता है, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो इमदाद का क्या मतलब होता है। लोग तो बहुत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कभी मिटे नहीं। फिलिस्तीन का मसला आज का मसला नहीं है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जड़ें हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया था वहां, जिस तरह से यहूदियों को बसाया गया और लुटे पुटे यहूदियों को बसा करके उन्हें एग्रेसिव बनाया गया और एक स्टेट कायम की गई वहां पर, वो हमारे सामने है पूरा। तो 7 तारीख की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। 7 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज की डेट में ठीक। हिस्ट्री में फिलिस्तीन की। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों से, वो ये है कि हमें नजर रखनी चाहिए इस बात के ऊपर कि इसमें जो शुरुआत से अब तक जो प्रोपेगेंडा किया गया है वो बड़ा भयानक प्रोपेगेंडा है, और कभी कभी हम भी फिसल जाते हैं और हमारी जबान भी लड़खड़ा जाती है। ये नहीं लड़खड़ानी चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को आज तक, चाहे वो हेडलाइन हो, चाहे वो कहीं आप रिपोर्ट पढ़ें, चाहे वो आप किसी का इंटरव्यू सुने, लगातार इसको हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है। इस जंग को इन दोनों के बीच जंग बताने की कोशिश की जा रही है और यही अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें से फिलिस्तीन का नाम ही हटा दिया गया है। इस पूरे वाक़े से जो कुछ चल रहा है वहां पर, उसमें से फिलिस्तीन का नाम हटा दिया गया है, और ये नाम बहुत सोच समझ कर हटाया गया है, ताकि फिलिस्तीन के बारे में, वहां के बच्चों के बारे में, वहां के जो कत्लेआम हो रहा है, खासतौर से औरतों का, अजन्मे बच्चों का, बूढ़ों का, मरीजों का, जो जो कत्लेआम हो रहा है, उससे आपकी नजरें दूर हो जाएं। आप हमास को याद करें जैसे ही फिलिस्तीन या इजराइल के बारे में बात की जाए, इसके बजाय कि आपके जहन में वो इमेजेस आए जो इमेजेस वहां से आ रही हैं और दिल दहला देने वाली इमेजेस। तो मैं समझता हूं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बहुत कंसर्टेड प्रोपेगेंडा है, वो बहुत पॉइंटेड प्रोपेगेंडा है, वो बहुत फोकस्ड ठीक। प्रोपेगेंडा है। सर जी सर, कंटिन्यू। जी, मैं
जो आखिरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि इसको कहा जा रहा है जी, हमास और उसके बीच की जंग, लेकिन मैं ये समझता हूँ और ये बड़ा आया है, बिल्कुल सामने की बात है कि ये जंग इज़राइल और वहाँ के अजन्मे बच्चों, वहाँ के बच्चों, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की हॉस्पिटल्स, वहाँ की निहत्थी औरतें, निहत्थे जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो ख़ास तौर से महाजिर जिनको लगातार अपने ही मुल्क में लगातार महाजिर बना के रखा गया है और बूढ़ों और मरीज़ों के खिलाफ है ये जंग। इस जंग में हमास के लोग इतने नहीं मरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक। इस जंग में कौन मर रहा है? ये जो 30,000 से ज़्यादा का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है वहाँ मरने वालों का, वो हमको ये बताता है कि ये जंग इज़राइल ने छेड़ी ही कमज़ोर से कमज़ोर जो तबका होता है समाज का, उसके खिलाफ है। बात ये है कि कोई भी फ़ैशिस्टिक ताकत, दुनिया की कोई भी फ़ैशिस्टिक ताकत, वो चाहे हिटलर ही क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा ही सबसे कमज़ोर तबके को दबाने से करते हैं। जर्मनी में, यूरोप में, उस ज़माने में सबसे कमज़ोर तबका था यहूदियों का। आज के यहाँ जो फ़ैशिस्ट हैं, ज़ायनिस्ट हैं, वो फ़ैशिज़्म की तरफ जब पैर बढ़ा रहे हैं और पैर जी। पसार रहे हैं, तो वो भी सबसे कमज़ोर तबके को ही निशाना बना रहे हैं। हिटलर ने गलती कर दी थी कि वो नशे में आकर के जो बड़ी ताकतें थीं, उनसे भी टक्कर लेना शुरू कर दी। ये बड़ी ताकतों से टक्कर लेने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोर के ऊपर बम बरसाने वाले लोग हैं। सर, इस पूरे मामले में आईसीजे जब ये पूरा मामला गया, तब ये कहा गया कि ये कानूनी पहल है, उसकी तारीफ़ होने लगी। लेकिन सवाल यहाँ से ये उठा कि दक्षिण अफ्रीका ने तो ये हिम्मत दिखाई, साउथ अफ्रीका ने तो ये हिम्मत दिखाई कि कम से कम वो अगर जंग का हिस्सा नहीं बन रहा था, वो हथियार नहीं दे रहा था या उसके फौजी नहीं जा रहे थे, तो वो कानून के तौर पर इन तमाम देशों को एक तरह से हमाम में नंगा करने वाले हालात पर लाकर खड़ा तो कर रहा था कि आपको बताया जाए कि आप दुनिया में जेनोसाइड कर रहे हैं। लेकिन वो इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम मुल्क जो फ़िलिस्तीन का हक दिलवाने में नाकाम रहे, वो तमाम खाड़ी के देश, मिडल ईस्ट के देश, उनकी पोज़ीशनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ उसको जी, लेकर के। एक तो ये कि मज़हब एकता, यूनिटी क्रिएट कर नहीं करता। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर अगर आप सिर्फ़ एकता बनाएँगे, तो वो बड़ी कच्ची एकता होगी जो हमें दिखाई दे रही। वो इत्तेहाद बहुत ही कमज़ोर इत्तेहाद हुआ करता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि वो मुल्क जिनको हम इस्लामिक देश कहते हैं, वो हमको ज़्यादातर उनमें से दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए अमेरिका के साथ। या अमेरिका के दबाव में इस तरह से हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ बंद कर ली है, अपने गले को चोक कर लिया है, शायद गला घोंट लिया है वहाँ की सरकारों ने। इसके बावजूद वहाँ के अवाम दुनिया के और अवाम की तरह से इज़राइल के ऊपर लानत भेज रहे हैं। उनकी ऊपर भी बहुत प्रेशर है उनके ऊपर वहाँ की सरकारों के ऊपर और वहाँ के अवाम पूरी तरह से फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बुलंद आवाज़ हमको जो सुनाई देती है, वो साउथ अफ्रीका की सुनाई देती है। साउथ अफ्रीका ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है उसे आज़ाद हुए, तकरीबन 25-30 साल का अरसा है और उन्होंने स्ट्रगल लड़ी है जिसमें यासिर अराफ़ात का बहुत बड़ा रोल रहा है, फ़िलिस्तीनी अवाम का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके साथ हमेशा आवाज़ मिलाई है। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री अपनी ऐसी है कि वो जिस दमन से बाहर आए हैं, उस दमन से बाहर आने की वजह से भी वो दर्द समझते हैं फ़िलिस्तीनी अवाम का। हमारे मुल्क के अंदर हम भी 70s और 80s तक साथ खड़े थे, इंक्लूडिंग 90s तक हम साथ खड़े थे। दुनिया के जहाँ भी
कमज़ोर अवाम के ऊपर ज़ुल्म हो रहा था, हम उनके साथ थे। और ये हमारी लेगेसी थी, हमारी विरासत थी, जो हमको जनरेशन बाय जनरेशन मिली थी अपनी अ अ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसकी लेगेसी थी। ये कमज़ोर पड़ी है और अब हमारे मुल्क के अंदर ज़ाहिर है कि आरएसएस की बुनी हुई सरकार मौजूद है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि हम भी फ़िलिस्तीन के साथ उस तरह से नहीं खड़े हैं, जैसे 70s में खड़े थे। मैं सिर्फ़ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मज़हब एक तरफ अगर आप देखें, तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी और बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हिंदुओं का देश है और दूसरी तरफ इस्लामिक देश जहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उनको देखें, तो एक से रिएक्शन है ऑलमोस्ट। वो भी कमज़ोर हैं, वो भी साथ नहीं खड़े हो रहे उस तरह से जिस तरह से खड़े होना चाहिए वहाँ की सरकारों को और हमारे मुल्क की सरकार भी नहीं खड़ी है। उसी तरह से हमें जर्मनी में देखें तो क्रिश्चियनिटी की नज़र से हम देख सकते हैं उन मुल्कों को। मेरा ख़्याल ये है कि ये गलत तरीका होगा। अगर जर्मनी फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, तो हमें पता लगता है कि वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई कह सकता है कि ये तो क्रिश्चियन देश है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कह सकता है कि हिंदू देश है और सऊदी अरब में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई कह सकता है कि भई ये इन तीनों एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता है इन तीनों एग्ज़ाम्पल से हमको ये बात पता लगती है कि मज़हब दिल का दर्द समझने के लिए और ऑपरेशन के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, जंग के खिलाफ खड़े होने की बुनियाद नहीं बनता है। दिल का दर्द बनता है तब जब आप अपने मुल्क के अंदर खुद स्ट्रगल चला रहे हों, जब आपके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, तो उस ज़ुल्म के खिलाफ अगर आप खड़े हो रहे हैं, तब आप बुनियाद बनते हैं दूसरे के ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तब आपका दिल कहता है कि हम साथ में उसके खड़े हैं जिसके ऊपर ज़ुल्म किया जा रहा है और ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। सर इस पूरे मामले में अब देखें प्रोटेस्ट की बात आप कर रहे हैं कि कहाँ का डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिए इज़राइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी हमारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको निकालने में नहीं है, आपकी दिलचस्पी इस बात पे है कि आप हमास को टारगेट करें। करप्शन के चार्जेस बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर और उसके बाद ये जंग छिड़ना, ये कहा जा रहा है और इस बात पे कोई शक व शुबा नहीं है कि कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने की जंग। दूसरी तरफ अमेरिका में सर्विंग नेवल जो एयरफोर्स का एक सोल्जर वो अपने आप को आग लगा लेता है ये कहते हुए कि इस जेनोसाइड का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहता। तो ये अमेरिका और इज़राइल के भीतर की हालात है कि वहां आवाम साथ में नहीं है, जो उनकी हुकूमतें फैसला कर रही हैं। इसको किस तरह से पढ़े और जबकि इज़राइल और अमेरिका ये कह रहे हैं, अमेरिका वीटो कर रहा है इस बात को लेकर यूएन में कि सीज़फायर ना हो। बिल्कुल साफ बात है और आपने सही इशारा किया है इसकी तरफ कि यहाँ के अवाम खुद इज़राइल के अंदर के अवाम और एक बड़ा तबका ज्यूज़ का इस वक़्त साथ खड़ा हुआ है अम, हमारे जो कुछ कत्लेआम मचा है वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला रहा है। बड़े ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, इंडिविजुअल आग लगाना ये वो और हमें वो भी दिखाई दे रहा है कि जिनकी फैमिलीज़ इज़राइल के अंदर जो होस्टेजेस हैं, उनकी फैमिलीज़ किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके साथ एक और बात जो है, जो बहुत ज़रूरी समझने की है, वो ये है कि दूसरी जंग से पहले, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया था। और वो बड़ा फ़र्क ये था कि
अगर कोई मुल्क ताकतवर है, अगर कोई इंसान ताकतवर है, तो ये पूरी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है दूसरे को दबाने का। उससे पहले की दुनिया में अगर कोई मुल्क ताकतवर है, दूसरे के ऊपर हमला करके उस पे कब्ज़ा कर सकता था और ये जस्टिफाइड माना जाता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि मुल्क इकट्ठा हुए, वहाँ के अवाम का प्रेशर था और कुछ लिमिट्स तय की गईं। ज़्यादातर अवाम बुनियादी तौर पर जंग के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे। वो चाहे इंडिविजुअल हिंसा हो या वो मुल्कों की एक-दूसरे के ऊपर हिंसा। अमन और शांति का माहौल बनाने की कोशिश थी। इंसानियत कदम बढ़ा रही थी कि हम रोक लगाएँगे ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हिंसा की तरफ ले जाती हैं। चीज़ों को बातचीत से सॉल्व किया जाना चाहिए और इसलिए यूनाइटेड नेशंस क्रिएट होता है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्रिएट होता है और बहुत सारी ट्रीटीज़ के बीच में जो करारदाद पास की जाती हैं, उनमें एक ये भी है कि जंग के दौरान क्या कुछ नहीं किया जा सकता और क्या कुछ इंसानियत कबूल नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। उनमें ये भी था कि अगर जंग के दौरान कोई सरेंडर करता है, तो उसके अपने हक होंगे। उसमें ये भी था कि अगर आपने पकड़ लिया है किसी अ, सिपाही को, तो उसके भी अपने हक होंगे। आप उसको गोली नहीं मार सकते। उसमें ये भी था कि उन जगहों के ऊपर हम बम नहीं गिराएँगे जहाँ आम शहरी रहते हैं। उसमें ये भी था कि सरहदों के ऊपर होगी जंग, शहरों में जंग नहीं की जाएगी। उसमें ये भी था कि अस्पतालों को बचाया जाएगा, स्कूलों को बताया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को बचाया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाएगा और आम शहरी इन पर हम हमला नहीं करेंगे। और इसीलिए एक नया वर्ड निकाला अमेरिका ने क्योंकि अमेरिका ने ही उसके बाद सबसे ज़्यादा जंगें की हैं इस दुनिया के अंदर, कोलैटरल डैमेज। उन्होंने कहा कोलैटरल डैमेज हो सकती है, यानी एक खिड़की खोल दी कि हम जंग तो सिपाहियों के बीच हो रही थी, उसमें बीच में पिस गए कुछ लोग, तो उसको कोलैटरल डैमेज कहना शुरू किया उन्होंने। आज ये जंग हर उस हद के खिलाफ है, जो इंसानियत ने तय की थी। यहाँ पर हर एक बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा है। यहाँ पर उसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि अस्पतालों के ऊपर बम गिराओ, अस्पतालों में घुस जाओ, मरीज़ों को मार दो, मरीज़ों को अरेस्ट कर लो, मरीज़ों को तहस-नहस कर दो और कहो कि वहाँ पर सिपाही छुपे हुए थे। दुनिया को ये ढिंढोरा पीटो कि वहाँ सिपाही छुपे हुए थे। क्या जस्टिफिकेशन है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बम गिराए जाएँ? यूएन फोर्स के ऊपर या जो लोग रेड क्रॉस के लोग हैं, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, वहाँ शायरों के ऊपर, कवियों के ऊपर। 32 साल की, 33 साल की एक पोएटेस है वहाँ की, जो कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले ट्वीट कर रही है, एक अपनी छोटी-सी नज़्म बहुत खूबसूरत-सी, वो अगले 2 घंटे में खत्म कर दी जाती है। और कितने सहाफ़ी हैं, कितने रिपोर्टर्स हैं जो इस बीच में मारे गए हैं। कहा था रिपोर्टर्स के ऊपर हम नहीं गिराएँगे, हम बचाएँगे। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ था, जो अब इज़राइल कर रहा है वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये बर्बरियत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर दुनिया में इस धरती पर बसने वाले शहरी का ये अ, दायित्व है। ये ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। सर आखिर में ये एक टेक इस पे भी चाहूँगा कि यूएन जिस मकसद को लेकर बना था, जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, कामयाब हो पा रहे हैं इस जंग में, इन हालात पे फ़िलिस्तीन के लोगों को अगर हम देखें, क्या कामयाब हो पाया यूएन अपने वजूद को लेकर? बहुत सारी परेशानियाँ हैं यूनाइटेड नेशंस में और साहिर की एक बहुत खूबसूरत नज़्म है जिसमें बहुत ही पतरस लुमुम्बा के मरने के ऊपर वो
खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। उसमें वो कहते हैं लाख छुप छुप कर कोई बैठे कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। जुल्मतें लाख उड़ाती रहें, हिकमतें लाख उड़ाती रहें, जुल्मत के नकाब लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। वहां वो उसको भी रेफर करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी रेफर करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोले तुंद है खिरमन पे लपक सकता है। आज फिलिस्तीन का खून यूएन के दामन पे लपक रहा है। मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को कितना भी वीटो किया जाए, आज यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ हो रहा है वो अवाम तक पहुंच रहा है, अवाम के दिलों को गरमा रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि ये फिलिस्तीन की हिस्ट्री में, उसकी तारीख में एक बड़ा मोड़ होगा। फिलिस्तीन के अवाम को खत्म न कर पाए थे और न कर पाएंगे। फिलिस्तीन के अवाम जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। मार देंगे, वो मरने को तैयार हैं, लेकिन वो अपना मुल्क, अपनी आजादी छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके लिए उनकी जद्दोजहद जारी है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत कीमती बातें जो आपने हमसे साझा की हैं तमाम दर्शकों तक पहुंचेगी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर करते रहें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।